Hello people. Yes, just give me a minute. I'll just check if everything is perfect from my end. Yes people. Hello people. I hope you're all doing really good. And I hope आपका जो पहला दिन है CS Executive का, that is working really fine. Yes. Just give me a thumbs up if at all you are able to see me and hear me properly. If the audio and video is perfect, just give me a thumbs up. Okay? If you're able to hear me properly and if you're able to see me properly, just give me a thumbs up so I'll understand. Yep. If the audio and video is perfect. Yes, people. Very good morning, everyone. Very good morning, everyone. Chali, perfect. What an interactive audience. Perfect people. Thank you so much. Yes people, we'll just wait for 2 minutes. I guess आज राज सर ने छोड़ने में थोड़ा सा 5 मिनट पुश कर दिया था. So I'll just wait for 2 minutes and then we're going to start. Okay? Yep. Just be patient for 2 minutes. Yes people. ये वीडियो किन के लिए है? ये लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका अटेम्प्ट जून 2021 एंड ऑनवर्ड्स रहेगा. ठीक है, जिस स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट जून 2021 एंड ऑनवर्ड्स है उन बच्चों के लिए वीडियो रहेगा. ओके, यस पीपल, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. जस्ट गिव मी 2 मिनट्स देन आई विल बी स्टार्टिंग. ओके, तो आप भी गधे अगर चाहें तो अपनी पानी की बॉटल लेके बैठ जाओ. देन वी हैव अ पावर पैक्ड प्रॉपर 1 आवर का लेक्चर. हेलो एवरीवन. Yes people. चलो गधों. Yes. बच्चों, हाँ, ये जो वीडियोस हैं ये लेक्चर्स चल रहे हैं फॉर जून 2021 एंड ऑनवर्ड. जैसे कि मैंने कहा, तो अगर कोई व्यक्ति दिसंबर अटेम्प्ट का इन वीडियोस में आ चुका है तो ये आइडियली उनके लिए नहीं रहेंगे, बिकॉज आप लोगों के बैचेस अभी तक तो कंप्यूटर के सेल्फ स्टडी होने चाहिए. तो जो भी आपके क्वेरीज रहेंगे ना, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैराथन्स कब होने वाले हैं, अमेंडमेंट लेक्चर्स वगैरह के लिए, तो उन सब के लिए एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करूंगा. ठीक है, तो एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करूंगा. ओके, और बिल्कुल आएंगे अमेंडमेंट, उसमें कोई बिल्कुल आएंगे मैराथन लेक्चर, उसमें कोई दो राय नहीं है. बट वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, उसके लिए मैं आपसे अलग से बात करूंगा. ओके पीपल, चलो गधों. So shall we start now? Shall we start people? Shall we start? Yes people. Very good morning to all of you. My name is शुभम सुक्लेचा. आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं, आप में से कुछ लोग मुझे नहीं जानते हैं. Since I don't teach the first foundation level, तो जनरली एग्जीक्यूटिव लेवल वो समय होता है जब हमारी मुलाकात होती है. एग्जीक्यूटिव लेवल पे आई टीच कंपनी लॉ एज वेल एज सिक्योरिटीज लॉ, एंड एट प्रोफेशनल लेवल एज वेल आई विल बी टीचिंग यू कॉर्पोरेट फंडिंग, इंसॉल्वेंसी लॉ एंड मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज. तो यहां से हमारा साथ शुरू होता है, जो कि शायद बहुत लंबे समय तक जाने वाला है. यहां पे अगर मैं बात करता हूं पहले 5 मिनट, मतलब मेरा कैसा आउटलुक रहेगा इस लेक्चर के बारे में. सबसे पहले, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा समय लगता है उस टीचर के साथ एडजस्ट होने में. थोड़ा समय का मतलब मेरा कहना है कि वो समय लगेगा 15 से 20 मिनट. तो 15 से 20 मिनट में आप और मैं थोड़े से रूबरू हो जाएंगे, सो दैट वील बी स्टार्टिंग द लेक्चर एंड देन टुवर्ड्स द अप टिल द लास्ट लेक्चर यू विल फील वेरी कंफर्टेबल. तो थोड़ा सा 5 मिनट पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा एंड आई विल जस्ट गिव यू फेयर आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट एंड एवरीथिंग, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सब्जेक्ट. तो सबसे पहले 3 क्वेश्चंस के मैं आंसर दूंगा. सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा अबाउट माई सेल्फ. Then the second is going to be about the batch, कि ये बैच कैसे करने वाले हैं, and third is going to be about the subject. तो सबसे पहले हम लोग करेंगे know your teacher, then it is going to be know your subject, and साथ ही साथ में know your batch. तो ये 3 चीजें अगर आपके क्लियर हो जाती है तो thereafter आपके लिए जो पूरा बैच है वो बहुत कंफर्टेबल तरीके से रहेगा. सबसे पहले, my name as I said शुभम सुक्लेचा. It's almost a decade I'm in Pune. I'm basically from उदयपुर राजस्थान, वहां से हूं मैं. मेरी स्कूलिंग वगैरह पूरी वहां से हुई है, and thereafter I came to Pune for pursuing law from the prestigious ILS Law College. In 2011, I started my law, and parallelly, while I was pursuing my LLB, I've done my chartered accountancy and I've done my company secretaryship as well. So by 2016, I had completed my CS. I completed my CS at the age of 20.
देन एट द एज ऑफ 21 आई कंप्लीटेड माई CA एंड पैरेलली मेरा LLB भी हो चुका था. In 2017, I've completed my LLM, that is Masters, and the specializing subject was corporate law. Apart from this, parallelly, I've done certain, मतलब अगर मैं approx बोलूँ तो 9 सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज इन वेरियस लीगल स्ट्रीम ओनली, जैसे कि कॉम्पिटिशन लॉ हो गया, IPR हो गया, कॉर्पोरेट लॉ हो गया, साइबर लॉ हो गया. इसके अंदर जहां जहां मुझे इंटरेस्ट लगा कि जो रेगुलर करिकुलम में कवर नहीं हो पाता है, उसके अंदर मैंने सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज किए थे. ये सब करने के बाद में एक जो दिमाग में मेंटल क्लैरिटी थी वो ये थी यारों, दैट जो एक माइंडसेट है ना सब लोगों का, द जनरल माइंडसेट अमंग पीपल इज दैट कि नहीं यार, दीज प्रोफेशनल कोर्सेज आर डैम डिफिकल्ट, दैट परस्यूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स नीड्स वेरी, मतलब ऐसा सब कुछ दुनियादारी छोड़ के आपको करना पड़ेगा, इट इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन. ये जो एक माइंडसेट है, दिस माइंडसेट हैज टू चेंज, बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर मेरे जैसा एक एवरेज व्यक्ति ये सारे कोर्सेज को बहुत कंफर्टेबली कर सकता है, तो एनी पर्सन कैन डू इट हु इज डिटर्मिन्ड. सो एक चीज मेंटल क्लैरिटी थी कि भाई साहब, अगर डिटर्मिनेशन के साथ में कोई भी व्यक्ति करना चाहे तो वो आराम से कर सकता है. और ये माइंडसेट चेंज करने के इंटेंशन से, सिंस आई हैव क्लियर्ड माय प्रोफेशनल कोर्सेज, उसके बाद से ही, एंड फॉर दैट मैटर उसके पहले से ही, आई स्टार्टेड टीचिंग. एंड थैंकफुली बाय द ग्रेट रिस्पॉन्स गिवन बाय यू पीपल, एंड सिंस देन से लेकर अभी तक विद द सेम ज़ील, विद द सेम मोटिवेशन, आई एम इनटू टीचिंग. ओके, आगे कैसे चलने वाले हम लोग? अबाउट द बैच, ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. I will be taking up company law and securities law for you people. इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं about the batch, तो ये बैच कैसे प्रोग्रेस करने वाला है, फोकस करना बहुत अच्छे से. With respect to this batch, you all will have approx 90 sessions for company law. You all will have approx 90 sessions for company law. So जो इनिशियल सेशंस होंगे वो तो बहुत छोटे रहेंगे, बिकॉज अभी जो शुरुआत में हमारे सेशंस रहने वाले हैं, इसका इंटेंशन रहेगा टू हैव अ नाइस ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट, कि आपका सब्जेक्ट के ऊपर एक अच्छा ग्रिप हो जाना चाहिए. बिकॉज एक कंफर्ट लेवल रहेगा तो देन आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं. बिकॉज अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, जो इनिशियल ग्रिप है वो नहीं है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते. तो जो शुरुआत के लेक्चर्स रहने वाले हैं वो सिर्फ इससे रहेंगे, थोड़े से छोटे से लेक्चर्स रहेंगे जिसमें आपका सब्जेक्ट पे ग्रिप आ जाए, जिसको मैं लेवलिंग कहता हूं, वो हो जाए. लेवलिंग क्या होता है? अगर हमें कभी भी कोई इमारत बनानी है, कोई बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है, तो स्टेप 1 इज नॉट कि हम ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट कर देते हैं. स्टेप 1 इज कि अगर वहां पे कुछ छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन है तो उसे हम डिमोलिश करते हैं. जो हमारी नींव होती है, नींव को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उस पर बहुत मेहनत करते हैं, और उसके बाद जाके इमारत बनना शुरू होती है. तो सेम अप्रोच यहां पे रहेगी कि माय स्टेप 1 इज नॉट गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 1, कि चैप्टर नंबर 1 2 3 4 बैक टू बैक शुरू कर दिया. नहीं, द इंटेंशन इज गोइंग टू बी, सबसे पहले हमें ये करनी है कि हम सब स्टूडेंट्स को पहले एक सेम लेवल पे आ जाना है. कोई स्टूडेंट हो सकता है जो कि CBSE में पढ़ा हो, कोई हो सकता है जो कि स्टेट बोर्ड में पढ़ा हो सकता है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा कोई हो सकता है जो रिस्पेक्टिव उनके रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ा हो सकता है कोई स्टूडेंट जिसने CSET बहुत सिंसियरली पढ़ा हो सकता है कोई स्टूडेंट जो ऊपर ऊपर से पढ़ के पास हो गया, हो सकता है कोई स्टूडेंट जिसने CSET के क्लासेस भी प्रॉपर्ली लिया हो सकता है कोई स्टूडेंट जिसने YouTube वीडियो लेक्चर से पास हुआ. सो माय पॉइंट इज कि हम सब लोग अभी अलग अलग जगह पे होंगे. तो मेरा इनिशियल लेक्चर्स में जो मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा कि सबको मैं लेवलिंग कर दूं. लेवलिंग अगर हो चुके ना तो हम सब लोग एक लेवल पे आ चुके कि हम सबके बेसिक स्ट्रांग है, एंड देयर आफ्टर इमारत बनेगी. तो आज से कभी भी जीवन में, मतलब आज से 20 साल बाद भी अगर आप एज अ प्रैक्टिसिंग CSB कहीं कोई इशू में आते हैं, कुछ फेस करते हैं, तो अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी. एंड सिंस कंपनी लॉ इज गोइंग टू बी योर ब्रेड एंड बटर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आई बिलीव कि इसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. दैट इज वाई माई इनिशियल फोकस इज गोइंग टू बी 100% ऑन द फाउंडेशन पार्ट. तो हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम पहले बेसिक्स को अच्छे से स्ट्रांग करके चलेंगे. ठीक है, 90 सेशंस हैं, ये जनरली जाते हैं अप्रोक्सीमेटली 140 आवर्स के आसपास. जो 90 सेशंस हैं वो अप्रोक्सीमेटली 140 आवर्स के आसपास जाते हैं. इनिशियली छोटे सेशंस रहते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं. 140 आवर्स, सर ये तो बहुत ही जाइजेंटिक आपने फिगर दे दिया कि 140 आवर्स कैसे होंगे. 140 आवर्स में आपका बहुत कुछ रहेगा, बिकॉज कंपनी लॉ स्टेप 1 इज नॉट अ स्मॉल सब्जेक्ट. सर ये 140 आवर्स का अप्रोक्सीमेशन कैसे है? बिकॉज जो से पिछला बैच हुआ है, जो पेनड्राइव लेक्चर्स होते हैं, उसमें अप्रॉक्स 140 आवर्स का कंटेंट जाता है. बिकॉज कंपनी लॉ इज नॉट अ स्मॉल सब्जेक्ट. हमें सिर्फ पढ़ना नहीं, अगर हमें मियरली पढ़ना होगा तो हम उससे भी जल्दी में खत्म कर सकते हैं, बट हमें हर एक सेक्शन की गहराई तक जाना है कि सेक्शन क्यों आया, कैसे आया, इसमें कितने प्रकार के केस स्टडी क्वेश्चंस बन सकते हैं और इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है. तो अगर हम उस आउटलुक से पढ़ते हैं तो उससे होगा ये कि आपका सिर्फ एग्जीक्यूटिव का एक कंपनी लॉ का सिलेबस सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता है. इससे आपका जो प्रोफेशनल के अपकमिंग बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं. बिकॉज प्रोफेशनल में आप मान के चलिए 400 प्लस मार्क्स का कंपनी लॉ आता है.
कंपनी लॉ नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं है, बट 400 प्लस मार्क्स के कंपनी लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल सीआरआई आता है, उसमें भी कंपनी लॉ ही है, डीडी आता है, उसमें भी कंपनी लॉ ही है। तो ऐसे आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे प्रोफेशनल पे जो कंपनी लॉ के बेस पे रहेंगे। तो अगर आप इसको सिर्फ एक सब्जेक्ट पास होने के आउटलुक से देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशनल में या प्रैक्टिस के अंदर फ्यूचर प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर हम इस सब्जेक्ट को इस तरह से देखते हैं कि नहीं, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, हमें इसको इस तरह से पढ़ना है जैसे कि हमारा ब्रेड एंड बटर रहने वाला है फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, तो आपको उस आउटलुक से अगर कंपनी लॉ पढ़ते हैं तो एग्जाम पास होना तो आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। हाँ, एफर्ट्स थोड़े एक्स्ट्रा लगेंगे, आई 100% अग्री कि जो नॉर्मल एफर्ट्स लगते हैं उससे थोड़े से मैं शायद ज्यादा उम्मीद करूंगा आपसे, ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, बट उससे आपको बेनिफिट सिर्फ एग्जीक्यूटिव लेवल पे नहीं होने वाला है, उसका बेनिफिट आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिस एज वेल एज जॉब में रहेगा। मतलब इवन व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, जब आप एक इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे तब भी आपको उसका एज मिलने वाला है। तो एकदम सिंपल कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर ओवर हो रहा है, ये आपको आगे लगेगा, शुरुआत में तो बहुत ही सिंपल रखेंगे हम, आपको लगेगा सर यार इतनी तो जरूरत नहीं होगी, लेकिन वो सब अगर आपने यहाँ पे कर लिया तो मैं आपको एग्जाम का पेपर वुड बी लाइक अ केक वॉक। और अगर आप अपने सीनियर से पूछेंगे तो जनरली जब सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जामिनेशन होते हैं तो उसमें कंपनी लॉ का पेपर कभी कभी बाउंसर आ सकता है। तो इफ इट ऑल हमारी लेवल ऑफ प्रिपरेशन ही यहाँ पर रहेगी तो अगर पेपर एवरेज आए तो हमें समझ ही जाएगा, लेकिन अगर पेपर बाउंसर भी आया तो वील बी एबल टू टैकल इट कंफर्टेबली। सो विद दैट इंटेंशन वी आर गोइंग टू गो अहेड विद द लेक्चर। ओके, चलो, तो पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज विद रिस्पेक्ट टू बुक्स, आपको 3 बुक्स मिलेगी, 1, 2 एंड 3। पहली आपकी वॉल्यूम 1, मेरी हैंडराइटिंग में मत जाइएगा, हैंडराइटिंग धीरे धीरे इंप्रूव होती रहेगी थ्रू आउट द बैच। दूसरी बुक वॉल्यूम 2, इसके अंदर आपका कंपनी लॉ बेहतरीन तरीके से कवर्ड होगा। तीसरी बुक एक बहुत ही स्पेशल बुक है जिसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत की है, एंड द बुक इज नोन एज ज्ञान। इस बुक का जो इंपॉर्टेंस है वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, इस बुक का इंपॉर्टेंस आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इस बुक में हर वो चीज है जिसको आपको कभी जरूरत पड़ेगी, मतलब समझो जो जो चीजों की आपको जरूरत हो सकती है वो सारी चीजें इस बुक में ऑलरेडी इंक्लूड की हुई है। आप क्वेश्चंस बोलो, आप केस लॉज बोलो, आप कंपाइलेशंस बोलो। जैसे कि एक व्यक्ति को लगता है कि सर कंपनी लॉ में हमने पढ़ा है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होते हैं, तो कहां पे हमें स्पेशल रेजोल्यूशंस पास करने हैं, पूरे कंपनी लॉ में कितनी जगह पे स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें आपको उसका भी एक पेज मिल जाएगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट कितनी जगह पे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कितनी जगह है। तो हर वो चीज जो आपको 3 महीने बाद, 6 महीने बाद लगता है कि जरूरत पड़ सकती है, वो सब मैंने ज्ञान में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट करके आपको मिलेगी। तो ये आपको पढ़ी नहीं है बैठ के, बट जब भी आपको कुछ लगेगा यार ये होता तो अच्छा रहता, और आप ज्ञान को ओपन करेंगे एंड सरप्राइजिंगली वो चीज आपको ऑलरेडी वहां मिलेगी। So with all the experience I have, I've incorporated this book. तो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 रहेगी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर वो चीज जो हमें एग्जाम के लिए पढ़नी है वो सारी चीजें वॉल्यूम 1 एंड 2 में रहेगी, और ज्ञान बुक रहेगी हमारे और हर एक दूसरे रेफरेंसिंग्स के लिए। तो जहां जहां दूसरे रेफरेंसेस चाहिए होते हैं वहां पे ज्ञान बुक वुड सर्व द पर्पस। अभी क्लियर? चलो, तो इस बैच के अंदर 90 सेशंस रहने वाले, अप्रॉक्स 140 आवर्स का बैच जाएगा। बुक्स रहेगा वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड ज्ञान, 3 बुक्स आपको मिलेंगे। उसके बाद में आता है तीसरी बात, फोकस करना अच्छे से, जो कि एक बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा आपके कंपनी लॉ के अंदर, दैट इज राइटिंग प्रैक्टिस एंड टेस्ट्स। ये दो ऐसी चीजें जिसको लेकर इफ एट ऑल यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज तो फिर कहीं भी आप लोग उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये 2 चीजें जिसको लेकर मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी कि राइटिंग प्रैक्टिस आपको बहुत शिद्दत से करनी है, मतलब शिद्दत से करनी है एज इन दिस इज समथिंग जिसके लिए मुझे अफसोस, समझना मेरी बात को बहुत केयरफुली, मुझे अफसोस हुआ था कि यार व्हाई इज दिस CS फाउंडेशन रिप्लेस्ड विद CSET। अभी गुस्सा कोई नहीं करेगा, यहां पे कोई गुस्सा नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन मैं बहुत खुश नहीं था जब इन्होंने CS फाउंडेशन से रिप्लेस कर दिया था CSET को। मैं खुश क्यों नहीं था? मैं खुश इसलिए नहीं था बिकॉज जब CS फाउंडेशन हुआ करता था, एंड आई स्टिल स्ट्रांगली बिलीव, मैं आज भी बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं दैट लेवल 1 जो किसी भी करिकुलम का होता है दैट हैज टू बी टफ, मतलब जैसे कि CS फाउंडेशन है वो सब्जेक्टिव फॉर्मेट में होता था तो वो बेटर होना चाहिए रादर देन द एंटायर MCQ। समझिएगा ध्यान से, जैसे कि सर CS फाउंडेशन भी तो हमारा MCQ पेपर ही होता था पहले। अगर मैं बात करता हूं आज से 3 से 4 साल पहले, तब CS फाउंडेशन हुआ करता था पूरा रिटन फॉर्मेट में, और अदर आई शुड से 4 to 5 years बैक रिटन फॉर्मेट में। उसके बाद से हुआ MCQ, और आज की तारीख में आपके सामने आया है CSET। अब समझना होता क्या इसके अंदर, CSET के अंदर यहां से आप जब आए तब आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं हुई है, बिकॉज आप लोगों ने जब पढ़ा है उसको सिर्फ एक आउटलुक से पढ़ा है कि इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई भी MCQ आएगा तो विल बी एबल टू हैंडल इट अप। ओके, सो योर माइंडसेट हैज बीन वेरी क्लियर दैट यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन वन थिंग, दैट वन थिंग हैज बीन व्हाट, टू अंडरस्टैंड। बट व्हेन इट कम्स टू CS एग्जीक्यूटिव, स्टेप 1 इज टू अंडरस्टैंड, स्टेप 2 इज टू अब्सॉर्ब इट। सर अब्सॉर्प्शन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज CSET के मुकाबले CS एग्जीक्यूटिव में करिकुलम इज वेरी फास्ट।
तो आपको स्टेप 1 अंडरस्टैंड, समझा, फिर उसका अब्सॉर्प्शन होना चाहिए कि हाँ सर अब मेरे मन में भी ये चीज बैठ गई है, एंड देन यू शुड बी एबल टू राइट इट अप, तो फिर आपको वो आंसर के फॉर्म में लिखना भी आना चाहिए। तो द नेक्स्ट 3 पार्ट, द थर्ड स्पेशल फीचर ऑफ द बैच इज गोइंग टू बी राइटिंग प्रैक्टिस, जो कि धुआंधार तरीके से होगी थ्रू आउट द बैच, एकदम इज्जतदार तरीके से हमारी राइटिंग प्रैक्टिस चलेगी। और उसके अंदर मेरा एक पैटर्न रहेगा वो करवाने का, वो जैसे बैचेस थोड़ा सा जैसे हम चैप्टर 1 के आगे पहुंचे, अभी तो मैं बेसिक्स पे रहूंगा, तब से आपके एक एक क्वेश्चन आने चालू हो जाएंगे, और हर एक चैप्टर के एंड में आपको पूरे पास ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं कोई भी चैप्टर के एंड पे आता हूं, जैसे कि चैप्टर शुरू होता है तो सबसे पहले उसमें आते हैं एक्सपेक्टेड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। जब हम चैप्टर पढ़ते रहेंगे उसके साथ में आता रहेगा, ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा था, मेन फीचर है जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके साथ में आपके पास उस चैप्टर के जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस होंगे वो सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको यहां पे मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के एंड में। तो उससे क्या होगा, हम राइटिंग प्रैक्टिस भी वेग नहीं करेंगे कि हाँ कोई भी क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन का राइटिंग प्रैक्टिस नहीं, राइटिंग प्रैक्टिस होगी पास्ट ईयर क्वेश्चंस की। तो हमारे पास हमारे नोट्स में ही सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, सो दैट विल बी हाँ ये भी हो पा रहा है, ये भी हो पा रहा है, ये भी हो पा रहा है, सो दैट प्रेपरेशन के साथ ही यू विल बी रेडी विद द माइंडसेट कि हाँ एग्जामिनेशन भी किस तरह से देना है। So your focus has to be कि हाँ पूरा फोकस कि कंपनी अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेना है हमको, सो दैट हमारे आगे प्रोफेशनल में या प्रैक्टिस में इशू नहीं हो, बट पैरेलली ये भी देखते हुए चलना है कि हाँ एग्जामिनेशन सारे क्वेश्चंस आई एम एबल टू टैकल, थम्स अप, मूव फॉरवर्ड। I hope you understand. So that is how it is going to be the strategy of the batch. So you have to be very religious when it comes to writing practice and tests. अगर इनको लेके आप रिलीजियस हैं, so then nothing in the world can stop you. And as I always say कि अगर मेरे जैसा एवरेज व्यक्ति ये सारे एग्जामिनेशंस कंफर्टेबली क्लियर कर सकता है, तो इट इज मियरली अबाउट द माइंडसेट। और धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें आपको टिप्स ध्यान रखने होते हैं, एंड नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट, ओवरऑल कि यार कुछ चीजें अगर आप वीड आउट कर सकते हैं ना अपने जीवन से, तो ट्रस्ट मी देन सक्सेस इज योर्स एंड दैट विल बी लाइक अ केक वॉक। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ओके, तो दिस इज समथिंग अबाउट द बैच। ओके, चलो करो, ये हो गई बैच के बारे में बात। तो मैंने सबसे पहले मेरे बारे में कुछ बता दिया, शुभम सुक्लेचा, कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, उदयपुर से है मैं, और इट्स बीन अ डेकेड इन पुणे एंड इट्स बीन अ लॉन्ग वाइल that I'm teaching, and आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है, उसके कारण it gives me the same motivation as every batch that this batch is also starting, but you'll see the previous batch का first video and this video you will not see 1% का भी difference, because जिस zeal से हर बैच शुरू होता है उसी zeal से भी शुरू होता है। ओके, एंड आपका प्यार हमेशा 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 इस तरह से बना रहा था, एंड उसी के साथ में इसी नोट पे अबाउट मी हो चुका है, अबाउट द बैच हो चुका है, अब आता हूं अबाउट द सब्जेक्ट। चलो कहता हूं, यस पीपल फोकस करो यहां पे, मुझे बस बताओ सब्जेक्ट पे जाने का मन हो रहा है ना? अभी लेट्स गो ऑन टू द सब्जेक्ट। कंपनी लॉ पे चले गए, शुरू करें, फाइनली देखें कि आखिर आईसीएसआई ने हमारे लिए क्या रखा है इन द सब्जेक्ट ऑफ कंपनी लॉ। शैल वी गो फोर्थ? एक और छोटे से आपसे पीस ऑफ क्वेश्चन कह देता हूं, सुना ध्यान से। आई हैव बीन टेकिंग लाइव वर्चुअल बैच, जैसे कि लाइव वर्चुअल बैच आपका एग्जीक्यूटिव के लिए अभी स्टार्ट हो रहा है। मेरा पिछले 4 महीने से प्रोफेशनल्स का, सीएस प्रोफेशनल का लाइव वर्चुअल बैच ही चल रहा था। तो पूरा एक लाइव वर्चुअल बैच पढ़ाने के बाद में मैं आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। एक जो कौन है उसका, एक जो डीमेरिट है, मेरी बात को समझना, जिसको ध्यान में रखते हुए मैं हर एक चीज को रखूंगा, फोकस करना अच्छे से। एक डीमेरिट कैसा होता है कि मान लीजिए अभी बच्चे पढ़ रहे हैं एकदम, एंड ऑफ कोर्स अ गुड मॉब जनरली स्टडीज, तो एक मॉब पढ़ रहा है, उसमें कोई भी एक नेचुरल कैलेमिटी आ गई और एक व्यक्ति को उठ के जाना पड़ गया। नेचुरल कैलेमिटी आ गई, एक व्यक्ति को उठ के जाना पड़ गया, ठीक है। अब वो व्यक्ति उठ के जा चुका है और वो 5 मिनट आके यहाँ पे बैठता है, एंड देयर आफ्टर जब अब लेक्चर चल रहा है, ओके, और उसको एक अरे यार ये तो एंड ही टाइप्स अ मैसेज एंड चैट्स में सेंड कर देता है कि ऐसा ये क्या हुआ, जबकि पूरा बैच जो है ना उस चीज को कंफर्टेबली लेकर अगले टॉपिक पे जा चुका है। अब एज अ टीचर समझिए, ना तो मैं पूरे इतने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट कर सकता हूं, और ना ही मैं उस गधे को पीछे छोड़ सकता हूं, बिकॉज उस गधे को भी साथ में लेकर आना है और उन सबको भी साथ में लेकर चलना है। एंड दैट इज व्हाई हाउ आई फंक्शन इज कि जैसे जैसे आपको कभी भी कोई भी क्वेरी आती है, तो यू कैन पोस्ट इट हियर। जो चैट सेक्शन में आपको कोई भी क्वेरी आती है, आप कंफर्टेबली पोस्ट करते रहिए। अगर मुझे लगता है कि वो क्वेरी मुझे उस समय पे नहीं लेनी है, तो मैं वो क्वेरी लूंगा लेक्चर के एंड में, और डेली लेक्चर के एंड में हमारा डाउट सेशन रहेगा, जिसमें मैं जो भी आपकी पॉसिबल क्वेरीज है वो लूंगा, ठीक है। 100% दिस इज माय वर्ड टू यू। कोई भी लेक्चर ऐसे कंप्लीट नहीं होगा कि लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और आपकी क्वेरी अनरिजॉल्व रह गई। बस हाँ, कुछ क्वेरीज हो सकती है जो मैं बीच में लूंगा, कुछ क्वेरीज हो सकती है मैं एंड में लूंगा। इसका रीजन ये है कि उस कारण से जो मैं इतने सारे बच्चे जो रिलीजियसली बैठ के देख रहे हैं, मैं उनका समय वेस्ट नहीं कर सकता। तो डाउट 100% हर एक का सॉल्व होगा। कुछ का हो सकता है ड्यूरिंग द सेशन हो जाए, मुझे लगेगा ये चीज सबके साथ शेयर करने लायक है, मैं सबके सामने उसी टाइम पे सॉल्व कर दूंगा, और मुझे लगता है कि नहीं ये मैं एंड में लूंगा, तो मैं उसको क्वेरी को हो सकता है एंड में लूंगा। बस इतना सा कोऑपरेशन आपके एंड पर है, और आप जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो लिख रहे हो, तो देन देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू। चलो यारो, आप लोग एकदम जोश में लग रहे हैं, राइट। एक व्यक्ति ने एक चीज पूछा था, सर
विल दिस वीडियो बी अवेलेबल टू व्यू अगेन? यस, ये जो पहले 10 दिन के वीडियोस है ये तो यूट्यूब पे ही रहने वाले हैं, तो आप देख ही सकते हैं, बट मेरा कहना है हमेशा लाइव प्रेफर करो। व्हेन यू सी अ वीडियो इन लाइव ना, तो जब लाइव में वीडियो देखते हैं उसका एक अलग जोश होता है। अरे आई टेल यू व्हाट, पेन ड्राइव्स इंस्पायर एकेडमी के अवेलेबल है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, बट स्टिल ईच एंड एवरी टीचर इज टेकिंग दिस एफर्ट कि नहीं यार यहाँ के लाइव पढ़ाएंगे। लाइव का द मेजर ऑब्जेक्टिव है कि लाइव में स्टूडेंट टीचर कनेक्ट करता है। एंड बिकॉज ऑफ कोरोना कैसा है यार, वैसे ही हम लोग बहुत थोड़ा सा एक नेगेटिविटी हर एक के दिमाग में आ जाती है, यार क्या करूं, सही चल रहा है नहीं चल रहा है। सो व्हेन यू मीट योर टीचर डेली, व्हेन वी मीट यू डेली, देन दिस मोटिवेशन जो है ना ये थ्रू आउट एंड तक रहता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप लाइव ही देखो, बट ये वीडियो आपका बाद में भी अवेलेबल रहेगा आपके देखने के लिए, डोंट वरी। ओके, एसएलसीएम के लिए मैं अलग से बात करूंगा, सौम्या मैम। एंड टेस्ट कैसे कंडक्ट होने वाला है उसके लिए कि हमारा अपना एक एप्लीकेशन होता है जिसपे हम आपको टेस्ट पेपर देते हैं, आप उस टेस्ट पेपर के आंसर लिखते हैं, उस एप्लीकेशन के ऊपर आप अपलोड करते हैं, हम उन टेस्ट को चेक करते हैं और वहां से आप अपना आंसर चेक किया हुआ देख सकते हैं। तो उसका हमारा एक पूरा एप्लीकेशन है, उस पर टेस्ट चेक होता है। फुल जोश, क्या बात है। रिवीजन बुक, चार्ट बुक कैसी रहेगी श्याम? मेरी एक चार्ट बुक तो है ही है, लेकिन मेरा स्टूडेंट को रिवीजन करने के लिए जो एक तरीका होता है वो ऐसा होता है कि जब आप मेरी बुक देखेंगे आपके सामने आएगी, मेरी बुक सिर्फ राइट हैंड साइड पे भरी होती है, लेफ्ट हैंड साइड पूरी ब्लैंक होती है। तो मेरी बुक अगर आप ओपन करेंगे सिर्फ राइट हैंड साइड पे कंटेंट होता है एंड लेफ्ट हैंड साइड पूरी ब्लैंक होती है। तो जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वहीं पे चार्ट्स वगैरह बनवाता रहता हूं। तो जब आपको सेल्फ स्टडी करनी है, यू टू जस्ट रीड द लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे बनाए हुए चार्ट्स हैं। तो जैसे जैसे आपको बुक मिलेगी और आप आगे बढ़ोगे तो आपको बेटर तरीके से समझेगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ओके पीपल, चलो गधों, अब सब्जेक्ट को देखने की इच्छा रखते हो ना? फर्स्ट एंड लेक्चर्स आर गोइंग टू बी ऑन YouTube, भविष्य। How test will be conducted? I guess I've answered. Yes, गजंश, आप कितनी बार देख पाएंगे? इसके लिए आप अकेडमी बात कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए और आसान हो जाएगा। ओके, मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया, तो आई विल जस्ट टॉक अ लिटिल स्लो। ओके, अरे प्राप्ति 110%, 110%. I'll tell you just the first 2 books are clear enough to clear the examination, but you have to think a little broader right now. सिर्फ एग्जामिनेशन के बारे में मत सोचिए, उससे बड़ा सोचिए, उससे बड़ा सोचिए। बिकॉज जैसे कि हम देखते हैं कि हमें उन सीएस में बनना है जिस दिन हमारा सीएस क्लियर हो, उस दिन हमें विचार नहीं करना पड़े कि यार जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। जॉब तो अवेलेबल होगी एंड वी शुड बी एबल टू चूज कि कौन सी जॉब चूज करनी है। तो अगर हम उस लेवल पे पढ़ना है तो उसके लिए अभी से आपको मेहनत करनी होगी। मियरली डिग्री इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, यू हैव टू बी एक्सपर्ट ऑफ नॉलेज, यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ नॉलेज। ओके, चलो गधों, अब ईमानदारी से सब्जेक्ट शुरू करते हैं। चलिए, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। फाइनली सब्जेक्ट शुरू करने के लिए देयर इज नो बेटर बुक देन द मॉड्यूल। तो मैं यहां पर आ रहा हूं इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल पे। अब इसको लेके आपके बहुत सारे सवाल होंगे, सर इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्या करना है? यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आपको अभी के लिए तो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल को टच भी नहीं करना है, एंड आई विल टेल यू व्हेन एंड हाउ टू स्टडी। तो एकदम मस्ती में अभी के लिए आपको इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल को टच नहीं करना है, फोकस करेंगे यहां पे अच्छे से। स्टडी मटेरियल कंपनी लॉ का है, ये आपको आईसीएसआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा, इसकी भी आपको जरूरत नहीं है। मैं यहां पर क्यों आया हूं? सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए। फोकस करना अच्छे से। इंस्टीट्यूट का आपको कहना है दैट कंपनी लॉ का पेपर इन द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी ऑफ 100 मार्क्स, कि एग्जाम में 100 मार्क्स का पेपर आएगा। उसके अंदर जो पार्ट 1 रहने वाला है दैट विल बी कंपनी लॉ, प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स। कंपनी लॉ, प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स, कि कंपनी लॉ क्या होता है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स और उसके कंसेप्ट्स, ये एग्जामिनेशन में आएंगे फॉर 50 गुड मार्क्स। ये एग्जामिनेशन में आएंगे फॉर 50 गुड मार्क्स। तो 50 मार्क्स का एग्जामिनेशन के अंदर आएगा आपका पार्ट ए। ठीक है, सेकंड आता है पार्ट 2, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स। ये आता है आपका एग्जामिनेशन में 40 मार्क्स का। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड उसके बाद आता है पार्ट 3, कंपनी सेक्रेटरी एज ए प्रोफेशन। ये ऐसे ही है, 10 मार्क्स का दिया है, 10 मार्क्स में से 10 on 10 भी आ सकते हैं आपके। दिस इज अ वेरी इजी पार्ट। कंपनी सेक्रेटरी एज ए प्रोफेशन में कंपनी लॉ पढ़ना ही नहीं है। तो आपके 100 मार्क्स के कंपनी लॉ के पेपर में एक्चुअली कंपनी लॉ सिर्फ 90 मार्क्स का है एंड 10 मार्क्स का है आपका सीएस एक्ट। तो 90 मार्क्स का आपका है कंपनीज एक्ट और 10 मार्क्स का है आपका सीएस एक्ट। आपको कुछ भी पेन डाउन नहीं करना है। मेरे लेक्चर में कुछ भी पेन डाउन करना होगा तो मैं आपको बोलूंगा। जब भी मैं कोई चीज बोल रहा हूं तो आपको सिर्फ उस चीज को सुनना है अच्छे से। ओके, सो आपके यहां पे 90 मार्क्स का रहने वाला है आपका कंपनीज एक्ट एंड 10 मार्क्स का रहने वाला है सीएस एक्ट। अब 90 मार्क्स के कंपनीज एक्ट में, सीएस एक्ट मतलब कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सीएस क्या कर सकता है, सीएस क्या नहीं कर सकता है। जिस दिन आप सीएस बन गए उसके बाद में भी आपके ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे, आप क्या चीज कर सकते क्या चीज नहीं कर सकते। कभी ऐसा देखा क्या, सुना मेरी बात को, कभी ऐसा देखा क्या कि कोई व्यक्ति सीएस बन गया और सीएस बनकर कोई एक कॉम्प्लेक्स के बाहर में खड़ा है, ऐसे पैम्पलेट छपवा दिए और पैम्पलेट बांट रहा है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन 500 रुपए 500 रुपए 500 रुपए, कंपनी इनकॉर्पोरेशन कर लो कंपनी। कोई सीएस को कभी देखा है कि ऐसे करते हुए? नहीं। किसी डॉक्टर को देखा है कि कभी ऐसे करते हुए? नहीं।
क्या इसका ये मतलब है क्या? नहीं यार, बिकॉज क्लाइंट ही क्लाइंट है। अरे इतने क्लाइंट है कि क्लाइंट संभालने का टाइम नहीं है। नहीं, डिस्पाइट बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी देयर माइट बी अ फ्यू कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और डॉक्टर्स जो कि अभी भी अपने क्लिनिक में बैठे हैं यार, अपने ऑफिस में बैठे हैं कि यार क्लाइंट चाहिए, बट स्टिल दे कैन नॉट डू दिस बिकॉज देयर आर एक्ट्स। तो सीएस के लिए सीएस एक्ट है, सीए के लिए सीए एक्ट है, एंड डॉक्टर्स के लिए अपना रेगुलेशन है जिसके अंदर उनको प्रोहिबिट किया हुआ है कि आप कभी भी ऐसे किसी भी काम को नहीं कर सकते। तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सीएस कभी भी कोई ऐसे पैम्पलेट्स बना के बांट नहीं सकता, सीएस कभी भी ऐसे पैम्पलेट्स बना के बांट नहीं सकता। आर वी अंडरस्टैंडिंग? आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इन सीएस एक्ट। तो ये आपके मतलब ये आपको इंटरेस्ट जरूर आएगा 10 मार्क्स के, और एज अ सीएस हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, बट एग्जाम लुकआउट से आपको बिल्कुल ट्रबल नहीं करेगा। और ये जो 10 पार्ट है हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, एकदम 10 मार्क्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि एग्जाम में 10 में से 10 लाने और बात खत्म। लेकिन व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी दीस 90 मार्क्स, तो हमारा आउटलुक रहेगा कि एग्जाम में तो हमें स्कोर करना ही है, एंड साथ में लाइफ में अगर कहीं भी कंपनीज एक्ट की कोई क्वेरी आती है तो हमें शॉर्ट फील नहीं करना है। हमें ऐसा लगेगा कि कंपनी लॉ मतलब मुझे आता है तो मैं हक से बोल, कंपनी लॉ का इशू है क्या मैं देखता है, उस कॉन्फिडेंस पे जाने के हिसाब से हमें ये पढ़ना होगा। आई होप यू क्लियर। तो क्या कहा मैंने जैसे कि आपको कहा था कि ये डिस्कशन 3 पार्ट में बटा। अबाउट मी, मेरे बारे में आप जान चुके हो, शुभम शुक्लेचा मेरा नाम है। अबाउट द बैच, मैंने बता दिया एक फेयर आइडिया कि बैच कैसे चलने वाला है। अब आ रहा है अबाउट द सब्जेक्ट, सो फोकस हियर वेरी केयरफुली नाउ। कंपनी लॉ का जो 100 मार्क्स का, मैंने एक और चीज पहले क्लियरली कही है, कोई भी स्टूडेंट मेरे साथ साथ नहीं लिखेगा, मैं लिख लूंगा, उसके बाद मैं आपको समय दूंगा लिखने के लिए। फोकस, सिर्फ फोकस। कंपनी लॉ का 100 मार्क्स का पेपर आता है। 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स का है पार्ट ए, 40 मार्क्स का है पार्ट बी, एंड 10 मार्क्स का है पार्ट सी। ठीक है, पार्ट ए में भी कंपनीज एक्ट है, पार्ट बी में भी कंपनीज एक्ट है, पार्ट सी में कंपनीज एक्ट नहीं, ये है सीएस एक्ट। फिर सर उन्होंने कंपनी लॉ के सिलेबस में क्यों रखा? उनकी इच्छा। फोकस करना अच्छे से। आई विल बी टेकिंग अप ऑल ऑफ योर क्वेरीज एज वेल। फोकस करना अच्छे से, फोकस करना है अच्छे से। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड 50 मार्क्स का पार्ट ए, 40 मार्क्स का पार्ट बी एंड 10 मार्क्स का पार्ट सी रहने वाला है। ठीक है, ये 50 मार्क्स के लिए आपके सिलेबस में है 14 chapters. For these 50 marks, you have to read 14 chapters. And for these 40 marks, you have to just read 6 chapters. सब मेरे साथ में रहेंगे. And for these 10 marks, you have to read 3 chapters. And ये 3 chapters का इतना लोड मत देना है, बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो इसको एकदम इग्नोर करो. सर 50 मार्क्स के लिए 14 चैप्टर्स एंड 40 मार्क्स के लिए 6 चैप्टर्स, बहुत नाइंसाफी भाई साहब. ये कोई तरीका होता है क्या? रुको, अभी नाइंसाफी खत्म नहीं हुई है, मॉड्यूल पे लेके जाता हूं आपको, मेरे साथ में बने रहेंगे. ये क्यों जरूरी है? डे 1 पे आपके दिमाग में पूरा सिलेबस चिपक जाना चाहिए, ताकि मैं जब आपको पढ़ाना चालू करूं, अरे हाँ सर ये पढ़ा रहे हैं, इससे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, ये इस पार्ट में कवर होता है. तो मेंटल क्लैरिटी के लिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है. फोकस करना अच्छे से. ये पार्ट 1 है कंपनी लॉ का फॉर 50 मार्क्स, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक. तो 14 तक चल रहा है आपका क्या? 14 तक पूरी तरह से चल रहा है आपका पार्ट 1. फिर आते हैं नेक्स्ट 6 चैप्टर्स 15, 16, 17, 18, 19, 20. ये पूरे के पूरे जो चल रहे हैं, ये पूरे चल रहे हैं अबाउट पार्ट बी. और फिर आता है आपका पार्ट सी, जिसके अंदर 3 चैप्टर्स है 21, 22 एंड 23. इजी नहीं? अब मजा आएगा. एक तो हमारा मॉड्यूल बहुत जबरदस्त है, मॉड्यूल तीसरी बार इंडेक्स दे रहा है. रुक जाओ, अब मैं आपको पेज नंबर्स के साथ कुछ बताना चाह रहा था. नोट्स पे नहीं, मैं मॉड्यूल की बात कर रहा हूं. ये उन्होंने और सिंगल पेज के अंदर दिया हुआ है. फोकस करना कि सिंगल पेज में पूरा आपका सिलेबस 1 to 14, 15 to 20 एंड 21 to 23, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स एंड 10 मार्क्स. अब सुनना, जो पहले 50 मार्क्स का कंटेंट है ना, वो शुरू होता है पेज नंबर 1 से, और वो कहां तक चलता है? मेरे साथ बने रहना 2 मिनट और. पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 563, पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 563 तक चलता है पार्ट 1 50 मार्क्स का, पार्ट 1 50 मार्क्स का. सो दिस इज अप्रॉक्स फॉर 560 पेजेस. मॉड्यूल के 560 पेजेस किसके? सिर्फ पार्ट 1 के. डरा नहीं रहा हूं गधो, एक चीज बता रहा हूं, समझना. चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट होता है 564 से, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
ये चलता है 733 तक। तो 560 से लेके 733, 560, 660 एंड 760 भी नहीं है, 733 है, मतलब तकरीबन 170 पेजेस, तकरीबन 170 पेजेस के अंदर दिया हुआ है आपका पार्ट बी। और पार्ट सी को तो मैं गिन नहीं रहा हूं, तो मैं सी एस एक्ट वैसे ही पढ़ा दूंगा आपको। समझना मेरी बात को बहुत अच्छे से। ये देख के क्या लग रहा है, पार्ट ए है 50 मार्क्स का जिसके 560 पेजेस है मॉड्यूल के, पार्ट बी है 40 मार्क्स का जिसके 170 पेजेस है मॉड्यूल के। ये देख के आपको क्या लग रहा है? अरे बहुत बहुत प्यार आपका। यस गधों, ये देख के आपको क्या लग रहा है मुझे बताओ। कैरी मिनाती, एक गधों, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप लोग यहाँ पे जो अपना नाम है ना वो अपना ही नाम रखोगे। उससे होगा क्या, ड्यूरिंग द एंटायर बैच मैं आपको पहचान भी जाऊंगा, एंड हम लोग बीच बीच में ये अपना कौन सा है जिसमें अपन लाइव मीट करेंगे, जिसके अंदर हम एक दूसरे को देख भी पाएंगे, तो हम वो भी बीच बीच में करते रहेंगे, जिससे कि मैं आपको अच्छे से पहचान लूं। क्लियर है? तो अपना ही नाम रखेंगे। राम कैसी बातें कर रहे हैं आप? ट्रस्ट मी, एग्जीक्यूटिव, जैसे कि मैंने शुरू से बात की कि एग्जीक्यूटिव पास होना इज अ केक वॉक। ये समझ के आप कंपनी लोगों के लिए स्ट्रेटजी बनाते रहे, क्या समझ रहे हैं? मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनो। हम लोग थोड़ा सा हायर लेवल पे बात करेंगे, मैं इसलिए बात करूंगा बिकॉज ये सब करने के बाद में आपके लिए पेपर पास होना तो बहुत ईजी हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे गधे होते हैं यार कि जैसे जैसे पेपर क्लियर भी हो गए, फिर वो प्रोफेशनल में तकलीफ आ रही है, इंटरव्यूज में तकलीफ आ रही है। तो हम इस तरह से पढ़ने की कोशिश करें, कहीं आपको तकलीफ नहीं, मेंटल क्लैरिटी के साथ। चलो, ये देख के ये समझ में आ रहा है दैट इट इज नॉट रीजनेबल। सही बात है, डर लग रहा है, नाइंसाफी है, पार्ट भी अच्छे से कर लेना चाहिए, 50 मार्क्स कवर हो जाएंगे कम पढ़ के। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत सिद्धि क्या बोल रही है, अबाउट टू डाई। आई गेस पार्ट विल बी जन्नत। यस, तो आपको आज से ये दिमाग में माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि सुनो, पार्ट ए पूरा आपको बेसिक्स बिल्ड कर रहा है। पार्ट ए में क्या है, आपको बस हर एक प्रोविजन बता रहे हैं। और इंस्टीट्यूट ने पार्ट भी ऐसा क्यों रखा है? इंस्टीट्यूट भी पागल नहीं है ना। इंस्टीट्यूट ने क्यों सिर्फ 6 चैप्टर 40 मार्क्स के लिए रखे हैं और 14 चैप्टर्स 50 मार्क्स के लिए रखे हैं? बिकॉज कल को एज अ सीएस जब आप काम करेंगे, व्हेन यू विल बी प्रैक्टिसिंग और डूइंग अ जॉब, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर सीएस। ये चैप्टर सीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि किस एज ए सीएस यू हैव टू कंडक्ट बोर्ड मीटिंग, यू हैव टू कंडक्ट जनरल मीटिंग। तो वो सारे चैप्टर्स हैं वो उन्होंने यहां पे दिए, वो सारे चैप्टर्स उन्होंने यहां पे दिए हैं। तो एज ए सीएस कल को प्रैक्टिस करने के लिए भी ये पार्ट भी जरूरी है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं जैसे कि बैच स्टार्ट करूंगा, मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा हूं, चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा हूं, यू शुड बी यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, नॉलेज मिल रही है, सब अच्छा चल रहा है। जिस दिन मैं पार्ट भी शुरू कर दूंगा, दोनों कान खड़े कि पार्ट भी चल रहा है, 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 ये सब शांत हो जाओ, पार्ट भी चल रहा है, पापा मम्मी सब शांत हो जाओ, पार्ट भी चल रहा है। द पॉइंट इज जस्ट कि जैसे ही पार्ट भी शुरू होता है, उसके बाद सबके कान खड़े, मतलब भाई ये वो पार्ट है जो कि एग्जाम में आपको 1 मार्क्स भी इधर का उधर नहीं होना चाहिए। So this mindset has to be very clear. Are you understanding? This mindset has to be very clear कि आपके लिए पार्ट बी कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। I hope I've communicated it very clearly. अब आप लोगों का एक और क्वेरी हो सकता है, मुझे बताओ, मुझे एक क्वेश्चन है आपसे, CSET में बच्चों क्या आपके पास में ऐसा था क्या कि किसी सब्जेक्ट के अंदर फर्दर पार्ट्स थे, इकोनॉमिक्स बोलो, लॉ बोलो, जिसके अंदर पार्ट्स थे कि ये पार्ट इतने मार्क्स का, ये पार्ट इतने मार्क्स का, ऐसा CSET में पार्ट्स थे क्या? CSET में पार्ट्स थे क्या? मुझे बताओ। ये गधा जो भी बीच में कुछ भेज रहा है, मैं सबका आंसर करके जाएगा, यू हैव माय वर्ड, बट अभी के लिए मैं फोकस करना चाह रहा हूं इस कंटेंट पे। CSET में कोई पार्ट्स थे क्या? मुझे बताओ आप लोग। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कि ये 50 का आएगा, 50 का आएगा, कुछ भी नहीं थे। तो CSET में जब आप पढ़ रहे थे ना, तब आपके पास में ऐसा कोई प्लानिंग करने का तरीका नहीं था। आपके लिए हर एक चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट था। आप समझ रहे हो? हर एक चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट था कि यार ये भी उतना इंपॉर्टेंट, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है, यार इससे भी पेपर में आ सकता है, इससे भी पेपर में आ सकता है। बट वही डिफरेंस आ जाता है CS एग्जीक्यूटिव में कि CS एग्जीक्यूटिव में व्हेन इट कम्स टू कंपनी लॉ और व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटीज लॉ, यू विल ऑलवेज हैव बाइफर्केशन। तो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट प्लान कर सकता है और पास होना बहुत आसान हो जाता है ना। मैं आपको कह रहा हूं ये 170 पेज है और इसका मैं आपको कुछ 30 पेजेस में पढ़ा दूंगा। मैं ऐसे 30 पेजेस दे दूंगा आपको कि जिसके बाद एग्जाम में कुछ आ ही नहीं सकता है। तो आप समझो 200 पेजेस में आपके एग्जाम के 50 मार्क्स तो हो गए ना, तो पास तो स्टूडेंट यही हो गया ना। आप समझ मेरी बात को? तो पास होने का तो डर होना ही नहीं चाहिए ना। पास तो स्टूडेंट यही हो गया कि 40 + 10 50, 50 तो ऑलरेडी इजी है। अरे इजी मतलब क्या, 200 पेजेस तो ये ऐसे हो जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड हेंस आपका फोकस करना अच्छे से आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इवेंचुअली प्लान करना। चलो बताओ, अब आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि सर
ये जो इंस्टीट्यूट कहता है ना ऐसा कि यार 40 का होगा, 50 का होगा, 10 का होगा, क्या इंस्टीट्यूट असली में फॉलो करता है या वो सिर्फ ऐसे कह देते हैं? इज इट एक्चुअली फॉलोड इन द एग्जामिनेशन और नॉट? सो देन फोकस वेरी केयरफुली, आई जस्ट शो यू अ पेपर, तो यूल गेट अ फेयर आइडिया कि वो किस तरह से फॉलो किया जाता है। मॉड्यूल के एंड में जाता हूं मैं, यहां पे आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा। ये देखो एग्जाम का पेपर कैसा आता है, फोकस करना। एग्जामिनेशन में आपका पेपर बिल्कुल ऐसे ही आएगा और इसके न्यू सिलेबस के पेपर्स हो चुके हैं बहुत सारे, तो हर एक एग्जाम में पेपर ऐसा ही आया है कि सबसे पहले आता है आपका पार्ट 1 50 मार्क्स का, पूरा पार्ट 1 अलग आता है, 50 मार्क्स का, ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं। फिर आता है आपका पार्ट 2 40 मार्क्स का, बिल्कुल अलग 40 मार्क्स का, और फिर आता है आपका पार्ट 3 10 मार्क्स का। तो आप एग्जाम में जाके आप डिसाइड भी कर सकते हो कि आपको पार्ट 2 पहले अटेम्प्ट करना है, पार्ट 3 पहले अटेम्प्ट करना है, या फिर पार्ट 1 पहले अटेम्प्ट करना है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, विद प्रॉपर प्लानिंग सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करना इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी लाइक अ केक वॉक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये बहुत डेंजरस है सर, बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, लेकिन आप समझ रहे हो कि भाई साहब 50-60 पेजेस एग्जाम में तो 50 मार्क्स के लिए आने वाले हैं। हम पढ़ेंगे पूरा कि हमें क्लियर रहना है भाई साहब, लाइफ में कभी तकलीफ नहीं हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दीज टॉपिक्स हमारे कान एकदम ऐसे खड़े हुए कि नहीं भाई साहब ये टॉपिक में तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं चुपचाप पढ़ाई पे फोकस कर रहा हूं, घर पे बर्थडे कोई मतलब नहीं, मेरा पार्ट भी चल रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद रिस्पेक्ट टू दी प्रोमिनेंस। आर यू पीपल विथ मी? आर यू पीपल विथ मी अप टिल हियर? क्या आप लोग अभी तक मेरे साथ में हैं क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैं आपसे सिर्फ अभी तक बोलूंगा तो मैं अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने आपको सिर्फ 3 चीजें बताई है, अबाउट द टीचर, अबाउट द बैच एंड अबाउट द सब्जेक्ट। सो नाउ यू नो दैट देयर आर 3 पार्ट्स इन कंपनी लॉ। पार्ट 1 के अंदर देयर विल बी 14 चैप्टर्स, पार्ट 2 के अंदर देयर विल बी 6 चैप्टर्स, एंड पार्ट 3 के अंदर देयर विल बी 3 इजी चैप्टर्स। पार्ट 3 तो अभी से आप गिन ही नहीं रहे हो, अरे पार्ट 3 पार्ट 3 को देख के आप ऐसे हंस रहे हो, बिकॉज पार्ट 3 आपको परेशान नहीं कर सकता, पार्ट 3 में ताकत ही नहीं आपको परेशान करने की। तो आपको पार्ट बी और पार्ट ए को बहुत कॉशियसली करना है, एंड वंस यू आर डन विद दैट, ट्रस्ट मी, अरे केक वॉक मतलब क्या, कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा और सिलेबस खत्म हो जाएगा। चलो अब आप सब मेरे साथ में, अब मेरी पहली गुजारिश है आपसे, ये पेन डाउन कर लेंगे, ये पेन डाउन कर लेंगे। अभी तक जो भी बोला मेरे बारे में लिख के कुछ काम थोड़ी है कि सर उदयपुर से हैं, वो काम का नहीं है, ये काम का है। तो अभी तक जो भी मैंने बोला वो सब रेलेवेंट नहीं था, वो सब आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि एक वाइब होनी चाहिए। पता नहीं किसी व्यक्ति से अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो अगर वाइब्स अच्छी रहती है ना तो आप बहुत आराम से आगे बढ़ सकते हैं। तो वो जो एक वाइब मीट होनी चाहिए वो हमारी बहुत जरूरी है, कि पहले हम लोग एकदम कंफर्टेबली समझ ले कि हाँ यार सर ये आदमी का समझ रहा है, ये अपने साथ है, अपन आगे बढ़ रहे हैं साथ में, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। आई अंडरस्टैंड। तो स्टेप 1 इज जस्ट कनेक्टिंग विद ईच अदर, सो दैट फिर सब्जेक्ट शुरू कर दूंगा तो मतलब आई टेल यू मस्ट हैव हैड अ वर्ड विद योर सीनियर्स एंड एवरीथिंग, पीपल मस्ट हैव टोल्ड यू, एंड द रिजल्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ यार। मतलब लास्ट अटेम्प्ट की बात करें तो 6 ऑल इंडिया रैंक एक अटेम्प्ट में आए थे। आर वी अंडरस्टैंडिंग? सो माय पॉइंट इज कि बाकी सब कुछ रेलेवेंट नहीं आता है, अगर आपको एक बार कनेक्ट कर पा रहे, एकदम कनेक्ट कर रहे हैं, देन तो सिलेबस गोइंग टू बी एकदम कंफर्टेबली मक्खन जाएगा। स्टेप 1 पेन इट डाउन। अब अगर कोई व्यक्ति कुछ पूछना भी चाहता है तो मुझसे पूछ सकता है, आपको मैं 2 मिनट देता हूं, ये पेन डाउन कर लेंगे एकदम शांति से। रोशनी कहना चाहती है, इज इट फॉर न्यू सिलेबस? यस मैम, 100% इज फॉर न्यू सिलेबस, बिकॉज दिस इज फॉर जून 2021 एंड ऑनवर्ड्स। तो 100% न्यू सिलेबस के लिए है। कोई भी व्यक्ति कुछ पूछना चाहता है तो भी पूछ सकता है एकदम कंफर्टेबली। वंस थिंग्स गेट रोलिंग ना, तो फिर कैसा है कि हम एक जूम मीटिंग करेंगे, बिकॉज मेरे को पढ़ाने में तब मजा आएगा जब मुझे आपकी शक्लें पता है, तो मैं इमेजिन कर पाऊंगा, अरे हाँ ये गधा यहाँ है, ये बेवकूफ यहाँ पर है, तो हमें समझ में आता है कि हाँ हाँ इस तरह से हम लोग रोल कर रहे हैं, तो वो ज्यादा मजा आएगा हमको, इसलिए। ओके, भरत पूछ रहे हैं एग्जाम पेपर में इंटरप्रिटेशन का खेल होता है क्या? 100%, एंड वहीं तो पूरा फोकस होने वाला है हमारा। 100% इंटरप्रिटेशन का खेल होता है, बिना इंटरप्रिटेशन के आप नहीं कर सकते। भावेश पूछ रहे हैं, इज इट गुड टू स्टडी ऑनलाइन? भावेश, आई टेल यू व्हाट, हम कभी भी किसी चीज के बारे में तब सोच सकते हैं जब हमारे पास में 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है? तो अगर किसी व्यक्ति के पास में ऑप्शन नहीं है तो वो सोच नहीं सकता। बट आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, मतलब अगर मैं बात करता हूँ लास्ट ईयर का भी, मतलब कभी बात करते पिछली बार, सो द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स वी टीच इन लाइव बैच एट इंस्पायर, दैट इज क्या, साल भर के 500-600 होंगे, बट इसका आप एग्जैक्टली मल्टीप्लाई कर दो 10 से, so that is the number of students we teach online. So anyways, मतलब we have always been focusing on online since a long time. मतलब आप देखोगे ना तो you'll see जो पिछले आपको बैच के लेक्चर 1, 2, 3 भी आपको मिल जाएंगे। तो ऑनलाइन जो है ना
ऑनलाइन, ऑनलाइन इज द फ्यूचर एंड उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। एंड उसमें बेटर क्या होता है, यू गेट द बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी प्रोबेबली। ओके, चलो बताओ, अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, फिर मैं पढ़ाना चालू करता हूँ। यस सर, हो गया। यस सर। सर लेक्चर का शेड्यूल कैसे पता चलेगा? कैरी, आई गेस राज सर के लेक्चर में उन्होंने प्रॉपर्ली आपको शेड्यूल बताया होगा कि कैसे लेक्चर का शेड्यूल रहने वाला है। ओके, तो मैं भी बता देता हूँ कि 11 अभी मैं 45-50 तक मैं पढ़ाएगा, एंड देन एट 12 आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा सलीम सर का। ठीक है। What was my strategy when I gave 3 exams together? अरे अविश, मतलब आई एम टेलिंग यू, मतलब सबसे पहली चीज़ है कि क्या हो रहा है कि कुछ गधों ने बस हवा कर रखी है। ऐसा करेक्ट गाइडेंस अगर अपने पास में है ना तो पास होना ईजी है। करेक्ट गाइडेंस मतलब कि आपको शुरुआत से माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि इस तरह से पढ़ना है। कुछ लोगों का क्या है, पढ़ने का शुरुआती तरीका ही गलत हो जाता है ना, ये लाइन पढ़ ली, ये लाइन याद करना है, याद करना है, याद। अरे गधे, याद करने की जरूरत ही नहीं है बेटा जी, याद करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे, इंटरप्रिटेशन का खेल है। तो अगर करेक्ट गाइडेंस, आप सही लाइन ऑफ थॉट पे भाग रहे हो ना, तो ट्रस्ट में देयर इज नथिंग लाइक, मतलब सबसे ज्यादा दुख मुझे इसी चीज का होता है कि स्टूडेंट्स जनरली ये करेक्ट लाइन ऑफ थॉट एक आधा बार फेल होने के बाद सीख पाते हैं। तो हमें माइंडसेट है भाई, हमें शुरू से अच्छा करना है। आई एम टेलिंग यू कि लास्ट टाइम द मैराथन आई अपलोडेड ना फॉर द लास्ट पॉसिबल अटेम्प्ट, उसको आप यूट्यूब पे देखोगे ना, इट हैज गॉट 1,40,000 व्यूज। मतलब बच्चों को बहुत लेट समझ में आता है कि ये सही पढ़ने का तरीका है। तो मेरे पास ये रिक्वेस्ट है, शुरुआत से आप सही ट्रैक पे ना तो आराम से हो जाएगा। तो मेरी स्ट्रैटेजी में धीरे धीरे आगे बताऊंगा, बट इट्स वेरी इजी, नॉट अ बिग डील। सर सीएमए के लिए भी ये सिलेबस होता है क्या? सीएमए के लिए आपके टीचर्स ने बताया होगा। समायरा प्लीज मैम, आप एक बार ऑफिस पे बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। जानवी, ऑफ कोर्स देयर इज नो सेकंड ओपिनियन अबाउट इट। ईशांत, उस बारे में आगे बात करूंगा, उसके आपको मतलब वो मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलेगा, लेकिन उस पर क्यों आपको रिलाय नहीं करना है। मतलब मेरा कहना है कि जो आपके हैंडमेड चार्ट्स होंगे ना, आपको दीवाने कर दोगे। जब आप नोट्स बनाओगे ना, मैं जब पढ़ाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड पे पैरेलली आपके मैं कुछ नोट्स बनाता चलूंगा, तो धीरे 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 आपको समझ में आएगा। ओके, यस आदित्य, पॉसिबल है। देखिए बाकी सब मैं और एंड में बात करता है, अभी हम लोग वापस सब्जेक्ट पे आते हैं। चलेगा यारों? यस, तो अब मैं शुरू कर रहा हूं पढ़ाना, तो मैं शुरू ही नहीं कर रहा, अब मैं आ रहा हूं लेवलिंग पे। लेवलिंग पे, व्हाट इज लेवलिंग? वापस एक बार बताता हूं, चलो सब लोग यहां पे आ जाएंगे। अब हम लोग आ रहे हैं लेवलिंग पे। क्या होता है लेवलिंग? सबसे पहले समझो कैसा होता है यारों। सबसे बड़ी चीज समझो कि आई एम नॉट हियर टू इंप्रेस यू पीपल। मेरे को आपको इंप्रेस करके कहीं जाना नहीं है। मेरे लिए क्या ऑब्जेक्टिव है कि व्हेन यू आर डन विद द बैच, लास्ट डे ऑफ द बैच, यू शुड बी लाइक कि भाई साहब हम एक लेवल पे पहुंच गए, कि हम एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए कि अब कंपनी लॉ में हम एक एक्सपर्टीज पे हैं। तो कभी भी, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी एक इमारत बनती है, कोई भी एक बिल्डिंग बनती है ना, तो वो बिल्डिंग का अगर कोई भी एक जगह पे भी कोई नींव में अगर प्रॉब्लम है तो बिल्डिंग हमेशा वीक रहेगी। तो मेरा क्या कहने का सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर तो मैं बहुत बाद में स्टार्ट करूंगा। बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर सबसे पहले क्या रहेगा कि हम सब स्टूडेंट जो है ना, सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं, सब अलग अलग माहौल में पड़े हुए हैं, हम सब एक लेवल पे आ जाएं, लेवलिंग हो जाए। तो हमारी नींव स्ट्रॉन्ग करने का इंटेंशन है। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स पढ़ाऊंगा। इन बेसिक्स को पढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा, कुछ बच्चे होंगे आप में से जिनको पहले से पता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में द एंटायर क्लास, द एंटायर बैच विल बी एट अ इक्वल प्रोमिनेंस। सब लोग एक इक्वल प्रोमिनेंस पे आ जाएंगे, और जब सब लोग एक इक्वल प्रोमिनेंस पे आ जाएंगे ना, तब हम अगर आगे स्टार्ट करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो अगर सब लोग इक्वल प्रोमिनेंस पे ना, तो फिर आगे बैच में पढ़ने में मजा आएगा। मतलब आपको भी कंपटीशन फील होगा कि यार मेरे सारे वाले सब बच्चे ही ऐसे भारी पढ़ते हैं, तो मुझे भी पढ़ना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम सब हाँ ठीक है ना नहीं। तो सबसे पहले लेवलिंग हो गया तो सब लोग आ गए। मतलब कभी क्लास में हमारे ये नहीं होना चाहिए कि भाई साहब यार ये जो है ना, ये बहुत भारी बच्चे हैं, ये भारी भारी डाउट्स पूछते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियरली भाई साहब कि हम सब एक लेवल पे हैं, ताकि सब लोग, मतलब आपका कंपटीशन जो आपस में होना चाहिए ना, टेस्ट में बोलो, राइटिंग प्रैक्टिस में बोलो, इन सब में जो कंपटीशन होगा ना, वो भी एक इतना भारी कंपटीशन होना चाहिए कि आप अपने आप को पुश करके आगे बढ़ो। तो गधों के बीच में रहकर कोई फायदा नहीं होता है। तो यू हैव टू रिमेन विद इंटेलिजेंट वन सो दैट आप भी और आगे बढ़े। तो सबसे पहले लेवलिंग पे फोकस रहेगा। सब लोग मेरे साथ में यहां पे रहेंगे, सब लोग मेरे साथ में यहां पे रहेंगे। चलो ओके, गजांश उस बारे में बात करूंगा धीरे धीरे आगे। अभी यहां पे फोकस करें। कैरी एकदम चिल करो और आगे बढ़ो, लोड मत लो। चलो बताओ, एकदम यहां पे आ जाओ। वैभवी चलो चिल करो एकदम आराम से, ठीक है? यस पीपल, सो वी आर स्टार्टिंग विद सर्टेन बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ। बेसिक्स में बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको, और आपको आज एक बहुत अच्छा होमवर्क भी दूंगा, ठीक है? तो कुछ बेसिक्स है जो मैं जानता हूं आप पढ़ लें अच्छे से, उसके बाद में आपका एक होमवर्क रहेगा, एंड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, finally we are starting with company law, so we want to know what do we mean by incorporation and what do we mean by dissolution। क्या बात है यार। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मेरे यहां पे क्लियर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर इनकॉर्पोरेशन क्या होता है और डिसोल्यूशन क्या होता है। सुनना मेरी बात को बहुत केयरफुली। व्हाट डू यू मीन बाय इनकॉर्पोरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन? ऑफ
आहा, बहुत ही बढ़िया, फोकस करना अच्छे से। दिस इज इनकॉर्पोरेशन, दिस इज डिसोल्यूशन। मेरी बात को बहुत केयरफुली समझना। दिस इज इनकॉर्पोरेशन, दिस इज डिसोल्यूशन। फोकस करना अच्छे से। क्या बात है अवीश, बहुत ही बढ़िया बात बोली आपने। इनकॉर्पोरेशन मीन्स बर्थ ऑफ अ कंपनी। अब मैं जो बोलूंगा ना उसको बहुत केयरफुली इमेजिन करने की कोशिश करना। सुना मेरी बात को, सब लोग इमेजिन करने की कोशिश करेंगे। फोकस करना बहुत अच्छे से। कोई भी एक व्यक्ति का जन्म होता है, ठीक है, समझना ध्यान से। कोई भी एक व्यक्ति का जन्म होता है। यहां पे हम बात करते हैं भरत। फोकस करना, भरत का जन्म हुआ होगा। फोकस करना बहुत अच्छे से। कोई भी एक व्यक्ति का जन्म होता है इस दुनिया में, तो उस व्यक्ति के पेरेंट्स हैं। डन, बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड, वेरी केयरफुली। तो कोई भी एक व्यक्ति है जिसका बर्थ हुआ है तो उसके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स की वजह से देन आफ्टर दे गिव बर्थ टू अ किड, वेरी कंफर्टेबली, बहुत इजी चल रहा है। सिमिलरली कंपनी का भी बर्थ होता है, कंपनी के भी पेरेंट्स होते हैं। मैं जो कह रहा हूं उसको बहुत केयरफुली इमेजिन करना। अगर इमेजिन करोगे तो डे वन से मैं जिस लेवल पे आपको इमेजिन करना चाहता हूं मेरे साथ में बढ़ोगे। फोकस करना अच्छे से। जैसे एक व्यक्ति का बर्थ होता है उसी तरह से कंपनी का भी बर्थ होता है। व्यक्ति का बर्थ हो रहा है, किसी व्यक्ति का नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए हैज बीन बॉर्न। मिस्टर ए के पेरेंट्स हैं मुकेश और मनीषा। मुकेश और मनीषा का बेटा है मिस्टर ए। मुकेश और मनीषा दे हैव टेकन सर्टेन स्टेप्स एंड नाउ मिस्टर ए हैज बीन बॉर्न। ओके ओके ओके, गुड टू गो, सब लोग मेरे साथ में। ओके, मिस्टर ए हैज बीन बॉर्न। द डे मिस्टर ए इज बॉर्न, सबसे पहले क्या करते हैं मिस्टर ए के साथ? सबसे पहले क्या करते हैं? उसके बारे में सोचते हैं, हाँ ये जन्म हुआ है, उसका एक डेट लिख देते हैं विथ टाइम के 25 फरवरी के दिन शाम को 5:10 पे इसका जन्म हुआ है। तब तक तो हो सकता है उसका नामकरण भी नहीं किया हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर सबसे पहली चीज क्या करते हैं? उसका नामकरण करते हैं। मुझे बताओ, क्या मिस्टर ए का अलग से अस्तित्व होता है कि नहीं होता है? या फिर वो हमेशा ये अपने मनीषा और मनीष के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है? हमेशा मनीषा पे डिपेंडेंट रहता है, उसका अपना एक अस्तित्व होता है कि नहीं होता है? आर वी अंडरस्टैंडिंग? फोकस करना अच्छे से। उसका अपना एक अस्तित्व होता है कि नहीं होता है? मिस्टर ए का अपना अस्तित्व होता है या नहीं होता है? मुझे बताओ, मिस्टर ए का अपना अस्तित्व होता है कि नहीं होता है? डज मिस्टर ए हैज इट्स ओन एंटिटी और नॉट? उसका अपना अस्तित्व, मिस्टर ए अलग है कि नहीं है? अलग है या नहीं है? फोकस करना बहुत केयरफुली। मिस्टर ए का अपना अस्तित्व होता है कि नहीं? किसी व्यक्ति का बर्थ हो तो उसका अपना अस्तित्व होता है कि नहीं होता है? टेल मी। होता है, नॉर्मल चीज है ना भाई। आज मेरा भी जन्म हुआ था बहुत साल पहले, तो मेरा एक अपना अस्तित्व है, मेरे माता पिता का अपना अस्तित्व है, मेरा एक अपना अस्तित्व है। इमेजिन करो, आज धीरूभाई अंबानी साहब ने भी एक कंपनी को जन्म दिया, और जैसे जन्म दिया उनके हाथ में आ गया है रिलायंस। मेरी बात को बहुत केयरफुली समझना। धीरूभाई अंबानी साहब ने एक कंपनी को जन्म दिया है, और जैसे ही जन्म दिया है वो कंपनी आ गई है, द कंपनी इज रिलायंस। वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक इज, कल को मान लीजिए धीरूभाई अंबानी साहब की डेथ भी हो चुकी है, तो लेट धीरूभाई अंबानी साहब की जब डेथ भी हुई, क्या कंपनी भी इमीडिएटली मर गया क्या? कि नहीं, बस ठीक है, जिसने मुझे बनाया था वो मर गया तो मैं भी मर जाता हूं। जिस दिन मनीष या मनीषा की इनकी डेथ हो गई तो क्या मिस्टर ए भी अपना मर जाएगा कि बस मैं भी ऐसे फुस मैं भी डिसॉल्व हो गया? इट डजंट वर्क दैट वे। किसी ने अगर आपको बर्थ दिया है देन यू बिकम योर ओन एंटिटी। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। जिस तरह के मनीषा का मिस्टर ए है, उस तरह से धीरूभाई अंबानी साहब ने भी एंटिटी को जन्म दिया। दैट एंटिटी वाज रिलायंस। रिलायंस का एक बार बर्थ हो गया, फिर रिलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो मेरी बात, इंपैक्ट जरूर आएगा, बुरा जरूर लगेगा, इमोशनल इंपैक्ट आ सकता है, कंपनी के ऊपर उसका इंपैक्ट आ सकता है। जिस दिन धीरूभाई अंबानी साहब की डेथ हुई थी, रिलायंस का शेयर क्रैश हो गया था। जिस दिन धीरूभाई अंबानी साहब की डेथ हुई थी, रिलायंस का शेयर प्राइस क्रैश हो गया था। तो बिल्कुल बुरा लगा, इंपैक्ट आया होगा, बट क्या रिलायंस बंद हो गया क्या? नहीं। इससे हम एक सीखते हैं जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, आपके CSET में पढ़ा होगा। बर्थ ऑफ अ कंपनी का मतलब क्या है? फोकस करना। Once a company is incorporated, company has separate legal entity.
एक बार जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, कंपनी के पास आ गई है उसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, वंस अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेट, उसकी अपनी अपना अस्तित्व है, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अब धीरूभाई अंबानी पे डिपेंडेंट नहीं है। हां थोड़ा इंपैक्ट जरूर आएगा, बट धीरूभाई अंबानी को कुछ हो भी गया तो कंपनी पे उसका कोई इंपैक्ट आने वाला नहीं है। सो वंस अ कंपनी इज incorporated, company has separate legal entity, are we understanding, with perpetual succession। perpetual succession का मतलब बताओ मुझे फटाफट से, what do you mean by perpetual succession? perpetual succession क्या होता है? perpetual succession क्या होता है गधों, जल्दी से बताओ perpetual succession क्या होता है? what do you mean by perpetual succession? what do you mean by perpetual succession? परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? यस गधों, परपेचुअल सक्सेशन। यूट्यूब पे कुछ 10-15 सेकंड्स का लैग रहता है, तो ध्यान रखेंगे जब मैं बोल देता हूं वो आप तक पहुंचने में 10 से 15 सेकंड लगते हैं। जब हम अपने एप्लीकेशन पे मूव करेंगे तब वो एकदम जीरो लैग रहेगा, तो तब इशू नहीं आएगा। अभी थोड़ा सा इशू रहता है। long lasting, it goes on, it never dies, are you understanding? it never dies. so perpetual succession का अगर मैं मेरी लैंग्वेज में बताता हूं, जिस तरह से मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाया था, उन्होंने मुझे ऐसे पढ़ाया था कि कंपनी का जब जन्म होता है कंपनी अमर रहती है। कंपनी का जब जन्म होता है कंपनी अमर रहती है, कंपनी नेवर डाइज। अरे रिलायंस इज द बेस्ट एग्जांपल ना। धीरूभाई अंबानी साहब ने रिलायंस को स्टार्ट किया लाइक हिज बेबी। रिलायंस स्टार्टेड, रिलायंस की सेपरेट लीगल एंटिटी आई परपेचुअल सक्सेशन के साथ। आज मुकेश अंबानी साहब हमारे साथ में नहीं है, लेकिन रिलायंस हमारे साथ में है। एक दिन आएगा जिस दिन मुकेश अंबानी साहब की भी डेथ हो जाएगी, एक दिन आएगा जिस दिन मुकेश अंबानी साहब की भी डेथ हो जाएगी। क्या उस दिन रिलायंस बंद हो जाएगा? नहीं, बिकॉज रिलायंस हैज गॉट परपेचुअल सक्सेशन। इट विल गो ऑन फॉरएवर, इट विल गो ऑन फॉरएवर। सर मतलब रिलायंस कभी मरेगा ही नहीं? रुकना 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 रुकना, मर सकता है। कैसे मर सकता है? बाय डिसोल्यूशन, बिकॉज डिसोल्यूशन इज डेथ ऑफ अ कंपनी। मेरी बात को बहुत केयरफुली समझेंगे। डिसोल्यूशन इज डेथ ऑफ अ कंपनी, डिसोल्यूशन इज डेथ ऑफ अ कंपनी। उनका क्या कहने का मतलब है? उनके कहने का मतलब है डिसोल्यूशन मतलब जिस दिन डिसोल्यूशन ऑर्डर आ गया उस दिन उस कंपनी की डेथ हो गई। जिस दिन डिसोल्यूशन ऑर्डर आ गया उस दिन उस कंपनी की डेथ हो चुकी है। क्लियर है सर? डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है? फोकस करना बहुत केयरफुली। डिसोल्यूशन मतलब होता है एनसीएलटी। अब एनसीएलटी क्या होता है ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। एनसीएलटी मतलब जो हमारा ट्रिब्यूनल है फॉर कंपनीज, उस एनसीएलटी ने जिस दिन ऑर्डर पास कर दिया दैट दिस कंपनी इज डिसॉल्व, मतलब उस दिन द कंपनी इज डेड। तो आप इमेजिन करो दो चीजें। एक चीज क्या इमेजिन करनी है? कंपनी का बर्थ हुआ है, दैट अ बेबी इज देयर इन हैंड्स। एंड एक इमेजिन करो दैट एक व्यक्ति है वो बस ऐसे लेटा हुआ है एंड जुप गॉन, फांसी। इट मींस जस्ट डेथ। डिसोल्यूशन इज द डेथ ऑफ अ कंपनी। आर वी अंडरस्टैंडिंग? डिसोल्यूशन इज द डेथ ऑफ अ कंपनी। सर कंपनी को जन्म देने की ताकत किसके पास है? कंपनी को जन्म देने की ताकत है आरओसी के पास। सुना मेरी बात को ध्यान से। आरओसी ब्रैकेट में लिख देता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। आरओसी के पास है पावर टू गिव बर्थ टू अ कंपनी। तो धीरूभाई अंबानी साहब को जिस दिन कंपनी का बर्थ करवाना था वो गए होंगे आरओसी के पास। अब आरओसी क्या होता है ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट अभी इमेजिन करके चलो। आरओसी ऑफिस है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैज द पावर टू गिव बर्थ, ठीक है सर। तो कंपनी की डेथ की पावर किसके पास रहती है? डेथ की पावर रहती है एनसीएलटी। एनसीएलटी के पास पावर है टू किल अ कंपनी। तो अगर आज कोई भी कंपनी बंद हो रही है ना, तो वो कंपनी को बंद करने की ताकत है सिर्फ एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी के ऑर्डर के बिना कोई कंपनी मर नहीं सकती। एनसीएलटी के ऑर्डर के बिना कोई कंपनी मर नहीं सकती। उसके माइनर एक्सेप्शन स्ट्राइकिंग ऑफ वो सब हम पढ़ेंगे, बट सिंपल तरीके से पढ़ाता हूं कि किसी भी कंपनी का ऐसा करना नाम एग्जिस्टेंस हटा देना है। फॉर एग्जांपल इमेजिन कर लो कोई भी कंपनी फ्रॉड है, सत्यम का फ्रॉड हुआ राजू, मान लेते हैं गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं सत्यम को बंद करना है, तो ट्रिब्यूनल को एनसीएलटी को ऑर्डर पास करना होगा दैट द कंपनी इज डिसॉल्व्ड। या आप इमेजिन कर लो कि यहां पे वो कंपनी लेटी हुई है, डिसॉल्व और खत्म, डेड। So if at all you want to kill a company, if you require death of a company, then death of the company can be done only and only by NCLT and birth by ROC. तो अब आपको और बेटर तरीके से समझाता हूं। किसी भी कंपनी का बर्थ बहुत आसान है। अरे बर्थ तो बहुत ही आसान है भाई साहब, डेथ मुश्किल है।
डेथ इतना आसान नहीं, अगर किसी कंपनी यू वांट टू किल सम कंपनी, अरे नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर, वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर। बट वहीं अगर आपको बर्थ करना है तो बहुत आसान है कि आरओसी बोलेगा अरे आओ 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 आओ, अरे आओ आओ आओ। चलो चलो चलो, अब मुझे एक बात बताओगे, थोड़ा सा एनालिटिकली सोच के मुझे एक बात बताओगे, व्हाई सेंट्रल गवर्नमेंट हैज केप्ट इट दिस वे दैट कंपनी का बर्थ बहुत आसान है। आरओसी, अरे आरओसी आपको इंडिया में भरे हुए आरओसी, और कितने आरओसी सब मैं आपको बताऊंगा, और इसी के लिए आपका आज का होमवर्क रहने वाला है, बट फोकस करना अच्छे से, इंडिया में भरे हुए हैं आरओसी, लेकिन एनसीएलटीज बहुत कम है। तो व्हाई द प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इज इजी, इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर इजी है, लेकिन डिसोल्यूशन बहुत डिफिकल्ट है। बर्थ ऑफ अ कंपनी इज इजी, incorporation is easy but dissolution is difficult. My question is why do you think? अरे कैरी मायतास की कहानी, उस पे आऊंगा मैं कभी लेक्चर के बीच में, सत्यम मायतास, अरे चोर है सबके सब, चोर है सबके सब, आएंगे उसके ऊपर हम लोग। मुझे बताइए why is that the case that incorporation is easy but dissolution is difficult? Why incorporation is easy but dissolution is difficult? Why is that the case? Why incorporation is easy but dissolution is difficult? Why सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों रखा है कि भाई इनकॉर्पोरेशन तो आसान है, कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, बट डिसोल्यूशन आसान नहीं है, डिसोल्यूशन मुश्किल है, क्यों? सयूनी मैम कह रहे हैं क्योंकि डिसोल्यूशन में प्रोसेस बहुत वाइड होता है, वाइंडिंग अप का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल सही सयूनी, बट क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट, यही तो मैं आपको कह रहा हूं, डिसोल्यूशन का प्रोसेस वाइड है, ये अग्री करता हूं, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसोल्यूशन का प्रोसेस वाइड रखा है और इनकॉर्पोरेशन का इजी, ये आपको समझ में आना चाहिए, तब आएगा मजा। राम कह रहे हैं कॉज आरओसी जस्ट नीड लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन, सही कह रहे हैं राम भी, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के लिए कम डॉक्यूमेंट्स मांगता है। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ क्यों बनाया कि इनकॉर्पोरेशन तो आसान है बट डिसोल्यूशन मुश्किल है, इनकॉर्पोरेशन के लिए कम डॉक्यूमेंट, छोटा प्रोसेस, डिसोल्यूशन के लिए बड़ा डॉक्यूमेंट। अरे इनको आज की तारीख में एक कंपनी 24-48 आवर्स में तो इनकॉर्पोरेट हो जाती है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? और कभी कभी ये डिसोल्यूशन में भाई, वाइंडिंग अप डिसोल्यूशन में सालों लग जाते हैं, तो ऐसा क्यों रखा है? यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया भरत ने, और साथ में हेमंत ने भी, इन शॉर्ट वही आंसर था, मनी फ्रॉड। भरत और हेमंत, यू गेट अ कैडबरी। अब कैडबरी कैसे मिलेगी मैं आपको बताता हूं बाद में, यू गेट अ कैडबरी टुडे। हेमंत मनी फ्रॉड, बिल्कुल सही बात, और भरत ने सही से लिखा बिकॉज देयर आर मेनी क्रेडिटर्स एम्प्लॉइज एक्सेट्रा हु आर एसोसिएटेड विद कंपनी, डिसोल्यूशन इफेक्ट दीज हेंस कैन नॉट डन एट वंस। समझो मेरी बात को ध्यान से, अरे इनकॉर्पोरेशन मतलब हमारे पास कुछ है ही नहीं ना, अब हमें क्या करना है, बस इसे जन्म देना है, तो इजी है, 24 आवर्स 48 आवर्स में हो जाएगा। बट डिसोल्यूशन एक कंपनी का मतलब समझो, उस कंपनी के कितने क्रेडिटर्स होंगे, कितने इंप्लॉइज होंगे, उन सबको निकालना हो गया, सबका पैसा देना हो गया, उसके पास कितने सारे असेट्स होंगे, उन असेट्स को बेचना पड़ेगा, सारे लोन रीपे करने होंगे, तो डिसोल्यूशन में बहुत समय लगता है। और दूसरी चीज, कोई भी कंपनी अगर कभी फ्रॉड वगैरह करती है, इनकॉर्पोरेशन पे फ्रॉड नहीं कर सकती ना, इनकॉर्पोरेशन में फ्रॉड कैसे करेगी, लेकिन फ्रॉड करके डिसोल्यूशन की कोशिश तो कर सकती है, तो ये भी ध्यान रखा जाता है। सर कंपनी में इतना फ्रॉड का डर क्यों रहता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सत्यम का केस कंपनी में हुआ, किसी पार्टनरशिप में नहीं हुआ, बिकॉज कंपनी जो बिजनेस करती है वो दूसरों के पैसे से करती है, उस पर मैं आऊंगा कल के लेक्चर में कि कंपनी में फ्रॉड क्यों होते हैं, बिकॉज कंपनी जो धंधा करती है, बिजनेस करती है, दूसरों के पैसों से करती है। कमिंग ऑन टू माय पॉइंट दैट यस डिसोल्यूशन इज डिफिकल्ट बिकॉज यहां पे फ्रॉड की पॉसिबिलिटी है। और डिसोल्यूशन के पहले एक चीज होती है, सुना मेरी बात को ध्यान से, डिसोल्यूशन के पहले एक चीज होती है which is known as winding up. Now there is a difference between winding up and dissolution as well. Clear रखो दिमाग में, winding up अलग है, dissolution अलग है। Winding up क्या होता है, dissolution क्या होता है? Dissolution मतलब death of the company, dissolution मतलब death of the company. So just killing that मतलब वो बस वो लेटी हुई है कंपनी, उसका गला काट दिया अपन ने, that is dissolution. लेटी हुई है कंपनी, गला काट दिया, दैट इज डिसोल्यूशन। मेरा अभी भी बात रखना, आज के बाद जब भी मैं इनकॉर्पोरेशन बोलूंगा आपके दिमाग में इमेज आनी चाहिए कि बच्चा हाथ में, ठीक है। और आज का जब भी मैं डिसोल्यूशन बोलूंगा मतलब बस ये कंपनी लेटी हुई है, कंपनी में एक व्यक्ति लेटा हुआ है, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है, लेटा हुआ है, और ये कट करके उसका गला काट दिया, ये कट करके उसका गला काट दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिंपल तरीके से समझना, तो दैट इज इनकॉर्पोरेशन, दिस इज डिसोल्यूशन। लेकिन एक कंपनी को किल करने के पहले उसके सारे असेट्स को बेचा जाता है, सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज वाइंडिंग अप। तो वाइंडिंग अप इज द process of selling
assets and paying off liabilities. तो सारे असेट्स को बेचना और सारी लाइबिलिटीज को पे करना, इसे वाइंडिंग अप कहते हैं। और इसमें बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। कुछ कंपनीज में तो सालों लग जाते हैं वाइंडिंग अप में। उनके असेट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, तो सालों भी लग जाते हैं। तो सारे असेट्स को बेचना, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना, इसे कहते हैं वाइंडिंग अप। एक बार ये सब हो चुका है, एक बार ये सब हो चुका है, उसके बाद तो क्या जाते हैं एनसीएलटी के पास। हे एनसीएलटी, कंपनी के सारे असेट्स बेच दिए, सारे लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दिए, प्लीज कर इसको आप डिसॉल्व कर दो। एनसीएलटी का ऑर्डर पास करता है और वो डिसोल्यूशन हो जाता है। सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। कोई व्यक्ति अगर कभी इंटरव्यू में पूछ लेगा कि बताओ डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप में क्या फर्क है, तो हमेशा क्लियर रखना, सर डिसोल्यूशन इज अ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट मतलब यहां पे एनसीएलटी। डिसोल्यूशन इज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। एक दिन लगता है, इवेंट है, एक दिन में हो जाता है। बट वाइंडिंग अप इज नॉट अ इवेंट, इट इज अ प्रोसेस। कोई अगर पूछ लेगा तो हमेशा क्लियर ना कि वाइंडिंग अप पहले होता है सर। जब वाइंडिंग अप कंप्लीट होता है फिर होता है डिसोल्यूशन। तो कंपनी का लिक्विडेशन में कंपनी जब बंद होती है, स्टेप 1 इज वाइंडिंग अप, स्टेप 2 इज डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस, समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। डिसोल्यूशन इज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, एक दिन में हो जाता है। एनसीएलटी के पास गया, एनसीएलटी ने अगर उसी दिन ऑर्डर दिया था, बात ही खत्म। So winding up is a process, but dissolution is the order of the court. एक दिन का काम है, एक दिन का काम है। Are we understanding? आप समझना मेरी बात को बहुत केयरफुली। सुनना। चलो, डिसोल्यूशन की इवेंट होता है, ऑर्डर ऑफ कोर्ट खत्म हो जाता है। सर आपने बहुत कुछ बोल दिया, और एक तो सर आप बोलते बहुत तेज हो यार, ये पसंद नहीं आ रहा, आप बहुत तेज बोल रहे हो। मेरी बात को समझना, मैं जो भी बोलता हूं ना, ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके सोचने का एम्बिट बढ़े। जो चीजें मैं चाहूंगा कि आपका टेक अवे हो, जो कि आपने सीखा है लेक्चर से, हर वो चीज लिखूंगा। तो आज के लेक्चर के एंड में मेरी आपसे अपेक्षा क्या होगी, सिर्फ उतनी सी जो मैंने आपको लिखवा के दिया है। सो वंस द लेक्चर इज डन, आपको बैठ के ये नहीं सोचना है यार ये आदमी 1 घंटे में क्या क्या बोल के गया। नहीं, आपको सोचना है उसने हमें क्या क्या लिखवाया। उसने हमें आज 2 चीजें लिखवाई, एक लिखवा दी, दूसरी चीज लिखवाऊंगा। ये दोनों चीजें हमें समझ रही है क्या? अगर दोनों चीजें आपको समझ रही है, यू आर विथ मी। सो इंश्योर मैं आपको आपके कंफर्ट लेवल पे रहने नहीं दूंगा कि आपको लगेगा अरे बहुत ईजी है। नहीं, आपको हमेशा लगेगा कि बहुत कुछ अभी भी सीखना बाकी है। तो जब तक वो थॉट रहेगा बहुत कुछ अभी भी सीखना बाकी है, ट्रस्ट मी, तब आप उस जगह पे जाओगे जहां पे आप सब कुछ सीख पाओगे। आपको जब ये कॉन्फिडेंस आ गया ना मुझे सब कुछ आता है, सो दैट्स वेयर एंड हो जाएगा आपका। तो हमेशा वो एक ओपन माइंड रखेंगे तो मजा आएगा। अब आपको क्या करना होगा, इसे पेन डाउन करना होगा। मैं किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरीज है तो वो ले लूंगा, ये आपको पेन डाउन करना है पूरा। और आज के लेक्चर के बाद आपको शाम को बैठ के क्या करना है, आपको शाम को बैठ के मैंने 2 चीजें पेन डाउन कराई। एक कंपनी लॉ का सिलेबस कि ओवरव्यू इतने मार्क्स का इतना, और दूसरा ये चार्ट। आपको इतना सा देखना है कि ये दोनों चीजें समझ में आ रही है क्या। मतलब शुभम सर का जो ऑब्जेक्टिव था आज हमें सिखाने का, वो हम सीख गए। तो आपको जो मैं लिखवा के दे रहा हूं, सिर्फ आपको वो देखना है कि वो हमें समझ में आ रहा है या नहीं। तो बाकी मैंने जो भी बोला वो सिर्फ उसका बिल्डअप था। एट द एंड जो मैंने लिखवा के दिया ये आपको समझने लायक चीज है। तो अगर आज आप लिखते हैं और आपको लगता है हाँ ये जो लिखा है सर वो सब समझ में आ रहा है, मतलब आप मेरे साथ हैं। एंड में मैं आपको बेहतरीन तरीके से तूफान लेवल पे लाके छोड़ूंगा। आर वी क्लियर? सो यहां पे आई गेस मुझे रुकना होगा बिकॉज अगेन सलीम सर का लेक्चर रहेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, फुल स्पीड में इसको पेन डाउन करेंगे, और किसी की भी कोई क्वेरी है तो वो ले लेंगे 2 मिनट में। आई विल जस्ट रैप अप द सेशन सो दैट सलीम सर कुड स्टार्ट ऑन ड्यू टाइम। ओके, सो इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी एंड दैट विल बी ऑल। आपने आज शाम को क्या करना है, ये जो दोनों चीज बनाई ये ड्रॉ करके देखनी है कि यार हाँ ये दोनों इस व्यक्ति ने समझाई, ये हमें समझ में आ रही है या नहीं। क्लियर है हम लोग? चलो यार, रंगेश जी, येस यू कैन कंसिडर दिस एज अ डेमो लेक्चर, बट मैं मतलब आई डोंट बिलीव इन डेमो लेक्चर्स। आई विल बी वेरी फ्रैंक, मतलब मैं जो बता रहा हूं ना, आप अगर यूट्यूब पे जाओगे ना तो यू विल ऑलरेडी गेट माय डेमो लेक्चर्स, लेक्चर 1 2 3 4 आपको पहले ही मिल जाएंगे वहां। लेकिन मेरा क्या सजेशन है आपको, आप ये सोचो कि आज से आपकी पढ़ाई चालू हो रही है, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं वापस थोड़ी बताएगा। तो आपको शिद्दत से पढ़ना है, और जो मेरे साथ डे 1 से है ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर रहेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डे 1 से साथ में, डू नॉट कंसिडर दिस एज अ डेमो लेक्चर कर दो। ऐसे सोचो कि आपको अच्छे से पढ़ी रहे हो, आपकी पढ़ाई चालू हो चुकी है। ओके, नहीं श्रेयस, बर्थ इज वेरी इजी, बर्थ इज वेरी इजी, ट्रस्ट मी, इट्स केक वॉक। ओके, चलो करो, कुछ भी पूछ सकते हैं। आयुष, नहीं ऐसा नहीं होगा, बचे हुए सेक्शंस आपके इंस्पायर एकेडमी के एप्लीकेशन पे होंगे। यू कैन हैव अ वर्ड एट द एकेडमी ऑफिस फॉर दैट। सर अभी ऑफलाइन क्लास से ऑनलाइन में आ ही गया फाइनली। अरे मैं आपको क्या कह रहा हूं, ट्रस्ट मी, मतलब मैं इतना डेस्परेटली मिस कर रहा है क्लास, बच्चे, अरे मतलब मैं आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता है। बट एटलीस्ट द लाइव इज गोइंग टू गिव अ गुड फीलिंग ऑफ इट। ठीक है, आप लोग एक और चीज क्या कर सकते हैं, आप लोग इसका
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी तो, सो दैट आप आराम से जूम करके भी लिख पाएंगे, ठीक है। चलो बताओ, आई एम सो डेस्परेटली मिसिंग द क्लास, बट आई गेस लाइव में थोड़ा सा बेटर फील रहेगा। प्रीति पूछ रहे हैं अगर डिसोल्यूशन नहीं किया तो अगर आपने वाइंडिंग अप कर लिया, डिसोल्यूशन नहीं किया, तब तक आपके ऊपर कंपनी लॉ के कंप्लायंसेस आते रहेंगे कि आपको एवरी ईयर जो फाइलिंग है वो सब करनी पड़ेगी। तो इसके लिए लोग कंपनी को डिसॉल्व कर लेते हैं, ताकि डिसॉल्व हो गया फिर कंपनीज एक्ट से आपका छुटकारा हुआ कि फिर आपको वो सारे कंप्लायंस करने की आवश्यकता नहीं होगी। अमिया, आई गेस आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मैंने लेक्चर की शुरुआत में पेपर पैटर्न वेटेज सब कुछ बता दिया, तो आप एक बार इस लेक्चर को वापस इवनिंग में देखेंगे तो यू विल बी वेरी क्लियर। ओके, स्वरूप अभी पहले 2-3 दिन तो आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है, बिकॉज मैं सारी चीजें लिखवाऊंगा, फिर मैं नोट्स का लिंक आपको दे दूंगा। ओके, स्वरूप, स्वरूप, स्वरूप इज द नेम ऑफ अ गाय और अ गर्ल? मैम, सर, आप जो भी हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे थोड़ी देर में। ओके, चलो गधों, I'll have to stop the session so that Salim sir could start on time. I hope you really loved it, and I'll tell you, I loved it. I loved it. It's after a long while that I'm interacting with CAS executive का student and fresh students जो कि CACT अभी भी clear करके आए। Trust me, just be a little patient and have that open mindset कि हाँ भाई साहब बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। अगर इस mindset से बढ़े ना, there's nothing which can stop you. And thank you so much for your love and patience. I'll see you people tomorrow. Thank you so much. Thank you so much, people. Thank you so much. Okay. अविश पूछ रहे फ्रॉम वेयर यू विल गेट ऑल द लास्ट पेपर। आप गूगल करेंगे आईसीएसआई पास्ट पेपर, आपको मिल जाएगा। आईसीएसआई की वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। फैजान, एंड तक पढ़ने सारे सेक्शंस। सर ग्लासेस कहां पर है? अरे आदित्य, चल गधो, आई टेक योर लीव। ऐसा मन ही नहीं करता ना एंड में जाने का। गधो जाता हूं मैं, वरना सलीम सर चिल्लाएंगे मुझ पे। चलो, I'll take your leave. Thank you so much for your love. I'll see you tomorrow. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. भरत, यस, 2 स्टूडेंट्स की कैडबरी है ना, तो उसको मैं कैसे रखूंगा? कल के लेक्चर में बिगिन करता हूं, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे पैटर्न चलेगा अपना डेली बेसिस पे, कि मैं जो क्वेश्चंस रखता हूं उसके लिए I'll be giving up कैडबरीज, तो उसका अपन फॉर्मेट सेट कर लेते हैं। ओके, यस नील, एक अलग नोटबुक बनानी है। नोटबुक आपकी राइटिंग प्रैक्टिस की बनेगी, तो उसी में आप ये सारी चीजें भी लिख सकते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपकी नोटबुक बनेगी कंपनी लॉ की। तो कंपनी लॉ की एक नोटबुक बना लें, A4 साइज रखें, थिकनेस आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। A4 से वो मैं सही में पीटेगा उनको पकड़ के, जो कि उसको ऐसे डायरी वायरी में लिखते हैं। और मुझे पता कैसे चलेगा? आपके राइटिंग प्रैक्टिस के सारे क्वेश्चंस के फोटोज भी मैं मंगवाऊंगा, आपके राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस के फोटोज भी मैं मंगवाऊंगा सारे। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको लिखना है एक A4 साइज की नोटबुक पे, छोटी डायरीज वायरीज ये सब नहीं, प्रॉपर नोटबुक A4 साइज की। ओके, नाउ आई विल गो रियली, अदरवाइज सलीम इज गोइंग टू किल मी। टाटा टाटा टाटा, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। टाटा।